विश्व परिवार का हिस्सा बनना, विश्व व्याख्यान माला में एक छोटा सा वक्तव्य देने की गुस्ताखी करना, ये अपने आप में मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, और साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि अगली 5 रो में सभी मूर्धन्य वैद्यों को देखना, उससे थोड़ी सी एंजाइटी भी होती है। पर खुशी की बात यह भी है कि मुझे आयुर्वेद के बारे में नहीं बोलना है, सोशल मीडिया के बारे में बोलना है। सोशल मीडिया इन आयुर्वेदा डबल एजेड स्वॉर्ड। अभी आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि सोशल मीडिया के लिए हमारे दिमाग में जितनी भी चीजें होती हैं उन सब में से पहले तो ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया है क्या, उसकी डेफिनेशन में क्या आता है। तो इट्स अ कंप्लीट सिस्टमिक प्रोग्राम, इट कम्स अंडर मास कम्युनिकेशन, जो हमें एमबीए में भी पढ़ाया जाता है, और उसके ऊपर लोग मास्टर्स भी करते हैं, जर्नलिज्म भी करते हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन का सबसे एडवांस्ड, सबसे पावरफुल टूल है। तो इसको सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम तक सीमित ना रखते हुए सोशल मीडिया को एज अ होल समझना चाहिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया में जितने भी लोग काम करते हैं या हमें जो इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर जिनको हम इन्फ्लुएंसर्स की कैटेगरी में लेते हैं, whether he or she is from YouTube, Instagram, LinkedIn, अलग अलग मीडियम से हमें लोग अप्रोच करते हैं, या सब जगह से हमें उस तरह का ज्ञान मिलता है, या हम जिस चीज को सीख करते हैं वो हम इजीएस्ट वे में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम ये एक दो धारी तलवार है। तो आयुर्वेदा पर्सनालिटी या वैद्यों के लिए सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले फायदा ही बताना है। सोशल मीडिया एक, हम जब बात करते हैं कि थोड़ी सी पूर्व भूमिका लगाते हैं, क्यों जरूरत है आज के जमाने में, या फिर क्यों हमारी जो नई जनरेशन है, वैद्य हो या फिर सोसाइटी के कोई भी हमारे जनरेशन के जो भी मुख्यतः प्रोफेशन में फिर फैमिली में काम करते हैं, वो लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड क्यों हैं। तो एक सिनेरियो डिस्क्राइब करना चाहूंगा, आई होप कि हम सभी उस चीज से रिलेट कर पाए। एक जगह जहां पर जो शहर या जो गांव है उसका एकदम, हम गुजराती में बोलते हैं छेवाड़े, या फिर एकदम टर्शरी वाला एरिया, मोस्टली स्मशान या फिर नदी का जो पट है, वहां पर एक कॉलेज बनता है बड़ा सा। उसके भी लास्ट में, एंड में, जहां पर कोई जगह बची नहीं होती है, वहां पर 3 या 5 मंजिला बिल्डिंग बन जाता है। भूत बंगलो जैसा ही लगता है, एक ही गेट होता है, बॉयज हॉस्टल में तो गेट भी नहीं होता। इस तरह का खंडेर तरह का हॉस्टल हमें मिलता है, 10 बाय 10 का एक कमरा, और थैंक्स टू अंबानी फैमिली एंड जियो, उसकी वजह से एक अकेला इंसान जो शायद बरसों से डिप्रेशन में था, उसको एक एंटरटेनमेंट का टूल मिल जाता है, विच इज सोशल मीडिया। अब उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं वो हमारे हाथों में है। अगर टमाटर काटने वाले चाकू से आप अपना नाक काट लो तो उसमें गलती चाकू की नहीं होती, ऐसा मैं फर्मली बिलीव करता हूं, और आई होप कि आप सब भी उसी तरह से, उसी माइंडसेट को बिलोंग करते होंगे। तो सोशल मीडिया अगर आपके हाथों में है तो आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगाने के लिए वो एक पावरफुल टूल साबित हो सकता है, अगर हम उससे टमाटर काटेंगे। तो किस तरह से कर सकते हैं? तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो है उसकी रीच करंट सिनेरियो में, करंट टाइम में सबसे ज्यादा है। मतलब जितने प्रैक्टिशनर अभी मेरी जितनी एज है उससे ज्यादा तो उनके आयुर्वेदा फील्ड के एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों ने जब
अपना क्लिनिक शुरू किया होगा या वो जिस तरह से मार्केटिंग करते होंगे, तब लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, वॉल स्टिकर्स, होर्डिंग्स वगैरह चलते थे और वो प्रैक्टिस तब उनके लिए एथिकल थी। सिमिलरली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उस होर्डिंग, पैम्फलेट, लीफलेट से भी ज्यादा पावरफुल टूल, क्योंकि उनके लिमिटेशंस थे, बजाय इसके ऑपोजिट टू दैट सोशल मीडिया हमारे लिए मिलियंस ऑफ रीच ग्लोबली हमें पहुंचाने के लिए मदद करता है। तो उसके थ्रू हम एजुकेशन एंड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन है, ट्विटर है, अभी ट्विटर एक्स और मेटा थ्रेड्स भी आ चुका है। तो ये सारे प्रोफेशनल टूल्स जहां पर इन्फ्लुएंसर्स कम काम करते हैं या एंटरटेनमेंट को सीख करने वाली जो पॉपुलेशन है वो कम से कम होती है, और हमें जिन लोगों को रीच आउट करना है वो लोग ज्यादा होते हैं। मैं हमेशा ही, मेरे पास जो भी बच्चे सीखने के लिए आते हैं या फिर कहीं पर भी बात करने के लिए जाता हूं, तो बताता हूं कि आपको अपने क्लिनिक का सेटअप, अपने पेशेंट्स का आप जिस तरह के पेशेंट या जो क्वालिटी के पेशेंट आप चाहते हैं उस हिसाब से बनाना चाहिए। आपका मार्केटिंग भी उसी तरह का होना चाहिए, आपका अटायर भी उसी तरह का होना चाहिए। अगर आप पार्कर की पेन से कंसल्टेशन लिखते हो तो आप 2000 रुपए चार्ज कर सकते हो। ये चीज बहुत डेप्थ के साथ सुनिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स चूज करते हैं। आप जिस जगह पे मार्केटिंग करते हो, आप शहर के जिस कोने में बैठते हो, आपके पास उसी तरह की पॉपुलेशन ज्यादा रीच आउट करेगी। मिक्स पेशेंट होते हैं बट फिर भी ज्यादा रीच आउट अगर आपके पेशेंट की जो है वो उस आईक्यू या उस पेइंग कैपेसिटी की होती है। तो ट्विटर, एक्स, मेटा और लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल्स जो है वहां पर इलाइट क्लास ज्यादा रहता है। वहां पर अगर आप अपने आयुर्वेदा से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो आपको ज्यादा पेइंग कैपेसिटी वाले पेशेंट्स, यानी क्लाइंट्स भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इंडिया में पेशेंट्स बोल सकते हैं, अब्रॉड कंट्रीज में आप उनको पेशेंट्स भी नहीं बोल सकते, आप उनको क्लाइंट बोलेंगे। तो आपको ज्यादा पेइंग कैपेसिटी वाले क्लाइंट वहां से मिल सकते हैं, जिनको आपको आयुर्वेद के बारे में कुछ ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं रहती। वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है और अच्छे से अच्छा आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर सीख कर रहे हैं या वो कंसल्टेशन चाहते हैं, तो उनका रीच आप तक बढ़ सकता है। नेक्स्ट है पेशेंट्स का एंगेजमेंट। आप सोशल मीडिया पर डॉक्टर्स और पेशेंट के बारे में, आप जो भी आयुर्वेदा में है वो सारे कंटेंट ऑफ कोर्स कंसल्टेशन या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य रक्षणम से रिलेटेड, आप ऋतुचर्या है, आप अवेयरनेस है, उस तरह के अगर कंटेंट कॉन्स्टेंटली या फिर एक ही जॉनर, हम जो जेनजी जनरेशन है वो हम सब बोलते हैं कि एक नीश क्रिएट करना है अपना और उसी के ऊपर फ्रीक्वेंटली बोलते रहना है। हमारी कल ही बात हो रही थी कुछ लोगों के साथ कि आप जब सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आपको एक प्रॉपर वे में जाना चाहिए। आप जिसे टारगेट कर रहे हैं वो आपको सब चीजें मतलब पूरे समय दिमाग में होनी चाहिए, और उसी को ब्रांडिंग भी बोलते हैं, उसी को एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट एक ही चीज रिपीटेड मोड में अगर आप किसी को बताते रहते हैं तो वो एक प्रोफेशनली आपको एक ग्रुप से अलग बना देता है। तो वो चीज पेशेंट के एंगेजमेंट के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैम का लेक्चर था पीसीओडी के ऊपर, आप पीसीओडी के ऊपर रिपीटेड कंटेंट अगर बार बार अपलोड करते जाते हो, और ये चीज इसको आयुर्वेद के एक सिद्धांत के साथ जोड़ने की गुस्ताखी करूंगा मैं, अगर गलत हूं तो वैद्य माफ करे। वृद्धि ही सामान्य सर्वेशा। कोविड में जिस तरह से आंकड़े न्यूज़पेपर में आ रहे थे उसी तरह से इन्फेक्टेड पेशेंट्स के नंबर बढ़ते ही जा रहे थे, और उसी तरह की कम्युनिटी वाइज एक एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। जिस तरह से वो आंकड़े कम हो रहे थे उस तरह से लोग भी उसके भय से बाहर आ रहे थे। तो ऐसा हर बार देखा जाता है कि जिस वे से आप अप्रोच करते हैं
उसी के पेशेंट। और ये एक्सपीरियंस हमारा दूसरी तरह से ये भी है कि हम जो दवाई बनाते हैं उसी के पेशेंट हमारे पास ज्यादा आते हैं। तो उसी वे से अगर आप एडवर्टाइज करते हैं तो उसके पेशेंट आपके पास ज्यादा आएंगे। आप अगर बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर पर काम कर रहे हैं तो उसी से रिगार्डिंग पथ्यापथ्य, उसी से रिगार्डिंग ऋतुचर्या, उसी से रिगार्डिंग अवेयरनेस, उससे रिगार्डिंग लाइव लेक्चर्स वगैरह आप करते हैं तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। एक ब्रांड बिल्डिंग आपको आपके क्लिनिक के लिए आपके क्लिनिक का नाम बनाने के लिए सोशल मीडिया आपको हेल्प कर सकता है। विद ग्रेट पावर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही सब चीजें कॉन्स और रिस्क फैक्टर्स में है हमारे लिए। मिस इंफॉर्मेशन एंड एथिकल इश्यूज। सबसे ज्यादा फूड ब्लॉगर्स जो है वो और सेल्फ प्रोक्लेम वैद्य जो है या हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स है वो हमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि हमारे पेशेंट्स जो आते हैं वो हम जब निदान पूछते हैं या फिर उनकी दिनचर्या के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सीधा बोलेंगे सुबह उठ के 2 लीटर पानी पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, फ्रूट डिश लेता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, ड्राई फ्रूट लेता हूँ, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, कुछ भी सीड्स बाकी नहीं है, बराबर। और ये सब चीजें होती है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स या हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। और एक कोई तो मूवी का डायलॉग था पॉलिटिक्स से रिगार्डिंग, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें एक बहुत बढ़िया सेंटेंस था कि जब आप नायक मूवी में परेश रावल का डायलॉग था कि अगर आप बोल नहीं सकते कि सिस्टम में जाके काम नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं है सिस्टम को गाली देने का। तो जब हम बात करते हैं कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स इतना कुछ बोल रहे हैं तो बीइंग अ वैद्य हम अथॉरिटी या फिर हम डेजिग्नेटेड पर्सन हैं जो सोशल मीडिया में आएंगे, जो इस मिसकंसेप्ट को, मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करेंगे और हम लोगों को इसके लिए अवेयर करेंगे। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन वाला जो पार्ट है उसको करेक्ट करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर उसमें कूदना ही पड़ेगा एंड दैट इज द सोल सॉल्यूशन कि हम मिस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से बात कर पाए। और सोशल मीडिया का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। जब मैंने अभी तो खैर मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी है, आई वाज क्लास 2 मेडिकल ऑफिसर इन गुजरात गवर्नमेंट। और जब एक बहुत ही रिमोट लोकेशन में क्लिनिक ज्वाइन किया जहां पे कोई नहीं आता था, 0 पेशेंट्स, वहां पर सबसे पहले जो मेरे पेशेंट आए वो आके मुझे बोल रहे थे सर हरडे दे दीजिए। और यहाँ से ही शुरुआत हुई सबसे पहले काम करने की कि मैंने उनको बिठाया क्योंकि एकदम काम ही नहीं था, क्या करते, तो बातें करना शुरू किया। और चाचा को पूछा किसके लिए चाहिए, बोले हर डे तो पेट ही साफ करता है ना, उसी के लिए चाहिए। पहले जो मैडम थे वो तो दे देते थे, मतलब वो पूरा बैग भर के ही दे देते थे। तो मैंने रूल आउट करना शुरू किया, मैंने बात करनी शुरू करी और उसके बाद पता चला कि वो पानी ही ज्यादा पी रहे हैं। और यही परिस्थिति पूरे के पूरे गांव की थी। जब पेशेंट बढ़ते गए तब मुझे ये चीज पता चली। और उसके बाद मैंने बैक इन 2018 जब मैंने ज्वाइन किया था गवर्नमेंट, तब की बात है, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला अगर मेरी ओपीडी 50-100 तक पहुंच रही है तो 50 लोगों को ये बात बता पाऊंगा कि पानी सुबह सुबह इतना ज्यादा नहीं पीना है। उसका एक प्रमाण है और उसका एक मेथड है। इतने बजे से पहले पीना है। लोग 9 बजे 10 बजे उठते हैं और फिर 2-4 ग्लास भर के पानी पीते हैं। तो ये सब गलत चीजें कहाँ तक हम पहुंच पाएंगे पूरे लाइफ स्पैन में, जितने पेशेंट हमारे पास होंगे उतने फैमिली तक। बाद में मैंने यही बताना शुरू किया कि आप भी मत करो, आपके घर वालों को भी मत करने दो और आपकी सोसाइटी में भी किसी को मत करने दो। जितने आपके रिलेटिव है उनको भी बताओ कि सुबह उठ के इतना पानी नहीं पीना है। बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो ऐसा टूल चाहिए जिसकी वजह से हम ये काम कर पाए। मैंने फिर एजुकेशन शुरू किया और नजदीक में 7 किलोमीटर दूर एक कॉलेज था, वहां पे नॉट इन विजिटिंग फैकल्टी बट हाँ फ्री टाइम में लेक्चर देने के लिए जाता था। और वहां से फिर कुछ स्टूडेंट आना शुरू हुए। पर्पस यही था कि मैं अकेला अगर एक दिन में 50 लोगों तक पहुंच पाता हूं तो मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट है तो मैं एक साथ एक दिन में 500 लोगों तक ये इंफॉर्मेशन फैला पाऊंगा। और फ्रॉम द स्टूडेंट
उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पर एक्टिव किया और उसके साथ ये चीजें हम मिस इन्फॉर्मेशन को इस तरह से करेक्ट कर पाए। और इतनी कम उम्र में मेरी बोलने की औकात नहीं है आप सबके सामने, बट फिर भी यहाँ पर खड़े रहकर मैं कुछ चीजें आप तक पहुंचा पा रहा हूँ थ्रू द पावर ऑफ सोशल मीडिया ओनली। एक रिस्क फैक्टर एथिकल इशू का भी है, उसके बारे में सर ने रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बताया। ब्रीच ऑफ पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, हम लोग कुछ शेयर करने के उत्साह में इतने ज्यादा भागते दौड़ते हैं कि पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल मैटर को भी लीक कर देते हैं, उनके रिपोर्ट्स को लीक करते हैं, उनके फेस और वीडियोस टेस्टिमोनियल्स कह कर करते हैं। तो वो एक अनएथिकल लगता है मुझे लगता है कि जब हम इस चीज को पोर्ट्रे करना चाहे ऑन सोशल मीडिया विथ प्रूफ, तो पेशेंट के फेस को ब्लर कंपलसरी करना चाहिए और रिपोर्ट्स मुझे नहीं लगता कि हमें शेयर करने चाहिए, क्योंकि ये इंडिया में तो मतलब कुछ भी चल सकता है, कभी भी कोई इश्यू नहीं आ सकता। बट अगर आउट ऑफ इंडिया के कोई पेशेंट्स हो तो वो आपके ऊपर लीगल क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया के थ्रू ही ग्लोबली काम कर रहे हैं। अभी श्रीकला आयुर्वेद 31 कंट्रीज में काम कर रहा है अलग अलग तरह से, बट वो सारा कुछ ऑनलाइन ही चलता है। तो उसके लिए हमें कॉन्फिडेंशियल मैटर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर सोशल मीडिया पर नए नए आ रहे हैं तो ये सारी चीजें देख के ब्लाइंडली फॉलो ना करें और पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करें। रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, बट बहुत ही सबसे ज्यादा शार्प एज अगर सोशल मीडिया यूज हैंडल की है तो वो रेपुटेशन मैनेजमेंट है। क्योंकि जो स्टार्स होते हैं ना उनके साथ भी यही चीज होती है। और सोशल मीडिया पर जब हम एज अ वैद्य थोड़ा सा भी फ्लरिश करने जाए तो हमारी ही कम्युनिटी के लोग हमें टांग खींचने में लग जाते हैं। जब भी आपका प्रैक्टिस चलता है तो भी यही होता है, जब भी आप थोड़ा सा फेमस होते हैं तब भी यही होता है। तो मिसअंडरस्टूड और मिसइंटरप्रिटेड आपके कॉन्सेप्ट, आप पूरे एक लेक्चर में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, बट उसमें एक सार्कास्टिक जोक अगर आपने डिलीवर कर दिया और वो गलती से वायरल हो गया तो भी वो आपकी रेपुटेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। सिमिलरली आप अगर सोशल मीडिया पर भी जा रहे हो, पूरा कुछ अच्छा सा डिलीवर कर रहे हो, एक आध घंटे का आपका लेक्चर है, बट उसमें कुछ भी अगर क्वैकी आपकी तरफ से डिलीवर हो जाता है या गलती से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ह्यूमन है, तो वो सारी चीजें भी अदरवाइज ली जाती है और उसके लिए आपको ट्रोल भी करते हैं लोग, आपको उसका भी सामना करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक कौन है सोशल मीडिया का, कि आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है, वेल प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, जो कि मैं जरा भी नहीं हूँ। मेरे कलीग्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से इस चीज को जानते हैं और बाकी लोग मुझे पुश करते हैं, सभी स्टूडेंट्स मुझे पुश करते हैं कि सर ये कंटेंट आना चाहिए, सीरीज आनी चाहिए। रात भर जाग के आपको वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, उसको एडिट करना पड़ता है, उसको प्रोसेस करने के बाद अपने इनसाइट्स पे जाके बाद में देख के उस टाइम पर उस चीज को पोस्ट करना पड़ता है। और कुछ लोग तो एडवर्टाइजमेंट या फिर इस तरह की प्रोफेशनल एजेंसीज भी हायर करते हैं। आई विल सजेस्ट कि एजेंसीज हायर ना करें, क्योंकि वो लोग उस तरह से काम या उस डेडिकेशन से काम नहीं करते जिस डेडिकेशन से आप काम करते हैं। भले ही आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उतना फ्लरिश्ड ना हो, आपको आपका हैंडल खुद से ही हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आप जिस एनर्जी को कन्वे करना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर पाएंगे, कोई भी एजेंसी नहीं कर पाएगी। यूजिंग सोशल मीडिया वाइजली, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वैद्य, ये सारी चीजें मैंने आगे बता ही दी है। तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। एक वैद्य, डिग्री होल्डर और एक सो कॉल्ड प्रोक्लेम सेल्फ डिक्लेयर्ड वैद्य या फिर हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स, उन दोनों के काम में, उन दोनों के प्रेजेंटेशन में फर्क लोगों को या फिर जो कोई भी आपको देख रहा है उनको महसूस होना चाहिए। तो उसके लिए प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेट,
डोंट डायग्नोज। हमारी वैल्यू हमें खुद ही करनी है। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप इतना हाई चार्ज करते हैं, पेशेंट पे करते हैं क्या? मैं उनको उल्टा बोलता हूँ, पेशेंट पे करते हैं इसीलिए मैं इतना चार्ज करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। हमें हमारी वैल्यू खुद करनी है। आपको अगर इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी कोई भी मैसेज आता है, अपने फ्रंट डेस्क का ईमेल आईडी या फिर फ्रंट डेस्क का फोन नंबर प्रोवाइड करिए, या फिर अपना फोन नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ आयुर्वेदिक की वैल्यू अगर आप खुद करेंगे तभी पेशेंट भी आपकी वैल्यू करेगा। तो उनको आयुर्वेदा के बारे में अवेयर करना है, उससे रिलेटेड सीधी दवाइयां नहीं बतानी। एंगेज विथ पर्पस। आप जो कुछ भी करते हैं अवेयरनेस के लिए, जनवरी में मैं ऑफ्थेल्मो में ज्यादा काम करता हूं, तो जनवरी में हम लोग ग्लोकोमा अवेयरनेस के लिए कैंपेन लगाते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। बाकी कैंसर वगैरह के लिए भी आप एक अवेयरनेस कैंपेन, आप जो भी कैंप कर रहे हो उन सारी चीजों के बारे में आप बता सकते हो। तो आपका जो पर्पस है वो लोगों तक पहुंचता है और वो उसके साथ रिलेट होकर सस्टेनेबल ग्रोथ आपका सोशल मीडिया में हो सकता है। क्योंकि पेशेंट्स को या फिर लोगों को आपके अकाउंट तक लाना वही जरूरी नहीं होता, उसको रिटेन करना भी ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग जो नए नए यूज कर रहे हैं उनको लगता होगा कि 700 फॉलोअर्स हो गए, तो 700 में से कल 700 थे, आज 650 हो गए, वो कैसे हुआ? अगर आप कंसिस्टेंटली एक्टिव नहीं है तो फॉलोअर्स आपको फॉलो करेंगे, अनफॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे, अनफॉलो करेंगे, ये सब चीजें भी होती है। तो अगर आप पर्पस के साथ उनको एंगेज रखते हैं या रख पाने में सक्सेसफुल होते हैं तो उनका रिटेंशन बढ़ा रहेगा, बना रहेगा। और पेशेंट्स हर बार सोशल मीडिया से मिलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, बट उनको अगर आपके काम के बारे में पता होगा तो वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, रिलेटिव को रिकमेंड करेंगे कि गो एंड कंसल्ट दिस वे। स्टे अपडेटेड विथ गाइडलाइंस। बार बार मैं यही चीज एथिकल प्रैक्टिस के बारे में बताता हूँ। तो सोशल मीडिया के लिए भी कोविड के टाइम में भी बहुत सारी गाइडलाइन आयुर्वेदिक के लिए भी आई थी कि आपको कितना कहाँ तक गारंटी अश्योरेंस देना है या फिर कितने बड़बोले बनना है। सोशल मीडिया वही काम करता है बड़बोले बनाने का या बताने का, बट फिर भी अगर हम प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं तो गारंटी, श्योरिटी जिस तरह से आप अपने कंसल्टेशन रूम में नहीं देते हैं उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी कभी भी ना दें। और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड की तरफ से जो भी गाइडलाइन आते हैं उनको भी फॉलो करें। इनोवेटिव आइडियाज फॉर वैद्य। हमारी फ्रेटर्निटी के लिए जो चीज जरूरी है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, उसमें कोलैबोरेटिव वेबिनार। एक चीज समझिए, हम लोग एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, बट एक दूसरे की टांग खींच कर नहीं। बहुत सारे वैद्य अगर काम कर रहे हैं, मेरा एक रील हुआ था 1-1.5 साल पहले जिसमें मैं ज्यादातर सुश्रुत की प्रैक्टिस करता हूँ, उसी के उपक्रम के ऊपर काम करता हूँ। तो एक सिस्टिक स्वेलिंग था टेम्पोरल रीजन में, फ्रंटल टेम्पोरल जंक्शन पर। उसके लिए मैं एलोपैथी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मतलब मुझे एनेस्थेशिया नहीं देना था। दैट वाज द रीजन कि मैंने अग्निकर्म शलाका से उसको कट किया, जिसकी वजह से पेन नहीं होता। तो अग्निकर्म शलाका से कट करके उसके बाद मुझे नहीं आइडिया था कि वो किस तरह का स्वेलिंग है। मैंने एग्जामिनेशन किया बट आई वाजंट एबल कि मैं उसको डिफरेंशिएट कर पाऊँ। तो वो सिस्टिक स्वेलिंग लगा था मुझे, तो मुझे लगा कि मैं उसको अगर ओपन करूंगा तो एक साइड से फ्लूइड सारा कुछ बाहर आ जाएगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो एकदम कैप्सूल निकला, तो मुझे उसको पूरा कट करना पड़ा। अग्निकर्म शलाका से ही मैंने उसको कट किया। अब कट मैंने लगाया था इंसिजन के जैसे ही, तो उसको ओपन करने के बाद प्रेशर से मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने उसको उसके ऊपर स्टिचेस लगाए और वो सारा वीडियो में डॉक्यूमेंट करके मैंने सोशल मीडिया पे लगाया कि सुश्रुत की प्रैक्टिस आप किस तरह से कर सकते हैं। आप में से जितने भी शल्य के प्रैक्टिशनर होंगे या फिर सुश्रुत पढ़ा होगा तो उनको पता है कि अग्निकर्म करने के बाद सीवन या स्यूचरिंग नहीं किया जाता। ट्रू, बट यहाँ पर मेरा पर्पस अग्निकर्म का पेन मैनेजमेंट या जलाना या कुछ और करना नहीं था।
वहां पर मैंने अग्निकर्मा से मतलब थ्रू जैसे आप कॉटराइजेशन करते हो उसी तरह से शलाका से मैंने उसको कट किया था और उसी वजह से मुझे उस कट को उस इंसिजन को स्यूचर करना था वरना वो हील नहीं हो पाता। बट ये चीज मैं वहां पर पोर्ट्रे नहीं कर पाया और उस चीज को अदरवाइज लेकर बहुत सारे वैद्यों ने, मैं शालक्य से हूँ, शल्य वाले लोगों ने मुझे वो जो हम चीज हॉस्पिटल में फेस करते हैं ना कि नस्य देना शालक्य वालों का काम है, पंचकर्मा का नहीं, वो कंट्रोवर्सीज रहती है, वही कंट्रोवर्सीज, वही सारा ट्रोलिंग, वही कमेंट्स, वही मैसेजेस, वही कॉल मुझे सोशल मीडिया के थ्रू फेस करने पड़े थे। तो क्या बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, तो वो ट्रोलिंग वगैरह सारा कुछ होता रहता है, उस सारी चीजों को भी हमें फेस करना पड़ता है। बट थ्रू कोलैबोरेशन एंड लाइव सेशन हम लोग हैंड ऑन हैंड अगर चलेंगे साथ मिलके तो हमारी कम्युनिटी की ही ब्रांड बिल्डिंग, हमारी कम्युनिटी का ही और आयुर्वेद का ही नाम आगे आएगा। तो ट्रोलिंग करना एटलीस्ट हमारे लिए उतना नेसेसरी नहीं होता और आप कभी भी खुद की लाइन बड़ी करने के लिए दूसरे की लाइन को मिटाना चाहेंगे तो वो तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन गेन करने के लिए किसी के सोशल मीडिया हैंडल पर जाके अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना वो सॉल्यूशन नहीं है। कोलैबोरेटिव काम करना है, सभी साथ मिलकर अगर करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। डिजिटल हेल्थ मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं आप सोशल मीडिया के थ्रू। वो मैंने बताया जैसे एक अवेयरनेस कैंप वगैरह जो भी करते हैं उसके स्टोरी टेलिंग का अप्रोच सबसे ज्यादा यही चलते हैं। नेचुरल डेली ब्लॉग्स चलते हैं, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका ओपीडी डे शेड्यूल क्या रहता है, आपके पेशेंट की बात अगर आप टेस्टिमोनियल्स के बजाय अगर पूरा एक 30 सेकंड या फिर 60 सेकंड का एक वीडियो फॉर्मेट जिसमें आप एक कहानी बता रहे हो तो यू कैन एंगेज मोर पीपल। तो वो ज्यादा प्रेजेंटेबल और ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। सॉरी, इसको आप स्किप नहीं कर पाएंगे। एंगेज इन इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं बट एक ब्रांड है, एक वैल्यू बना चुके हैं, अपनी एक अच्छी सी इमेज बना चुके हैं, कोई भी मतलब नाम तो नहीं होगा पर चाय वाला या ढिंचाक पूजा या ऐसे कोई किसी के साथ नहीं, जिसके साथ हमारी रेपो मैच हो, जिसके साथ हम डाइवर्स या अच्छी ऑडियंस तक रीच आउट कर सके, ऐसे किसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप एथिकल वे में इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हैं। कंक्लूजन, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन द डिजिटल एज। आज जहां पर बच्चे अंगूठा चूसने से पहले अंगूठा चलाना सीख जाते हैं, ऐसे एज में जहां पर लोगों के दूध के दांत टूटे या आए, वहां से लेके जिन लोगों के आर्टिफिशियल सिरामिक या प्लास्टिक के दांत है, वो 95 ईयर की एज के लोग भी सोशल मीडिया पर ही रहते हैं। तो इट इज अ नीड ऑफ आवर कि हम भी हमारी जो भी एक्सपर्टीज है, हमारा जो भी नॉलेज है, हम जो कुछ भी डिलीवर करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए सोशल मीडिया हैंडल को इस डिजिटल एज में सबसे पावरफुल एडवर्टाइजिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें एंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स। तो हम बेटर फ्यूचर एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं और उसमें जी भी सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।